बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा वो लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जिनका भारत से पहले कोई लेना देना नहीं था। जैसे अभी रिहाना आई थी अंबानी जी की शादी में, अब रिहाना भारत आई, उसको भारत से इतना प्यार हो गया कि भैया वो चाहती है कि वो भारत की नागरिक बन जाए। तो क्या होगा, वो एक एप्लीकेशन दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसने एक कला के क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाया है। भारत सरकार के पास वो अपना एक एप्लीकेशन दे सकती है और भारत सरकार उसके एप्लीकेशन को रिव्यू करके उसको लगता है कि भारत सरकार को लगता है कि रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है और अगर ये भारत देश की नागरिक बन जाती है तो विश्व भर में जो भारत की इज्जत है वो बढ़ जाएगी, तो भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान कर सकती है। 1980s में असम के जो इंडिजिनस लोग थे, जो असम के मूल निवासी थे, उन्होंने इस अभियान को, इस आंदोलन को, बाहर के लोगों को बाहर भेजने के आंदोलन को इतना तेज कर दिया कि एक वहाँ पर बहुत बड़ा मास केयर हुआ, जो कि स्वतंत्र भारत का एक तरीके से सबसे बड़ा मास केयर कहा जा सकता है, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु एक ही दिन में हुई थी। 2000 से ज़्यादा लोगों को एक ही दिन में मार दिया गया था। ये अगर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये चुनाव के आसपास की कहानी है, जब 1984 में वहाँ पर इलेक्शन हुए थे और असम के लोगों ने उस चुनाव का बहिष्कार किया था। केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश करी कि वहाँ पर चुनाव करवाया जा सके, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो पाए थे और उसमें एक ही रात में 2000 से ज़्यादा, ये सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा अगर 2000 का है तो असलियत में कितने लोग मरे होंगे उस मास केयर में, आप इस चीज़ को समझिए। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के जीवन की जो कथा है, जो इंदिरा गांधी को लोग जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी को, वो ये मानते हैं कि अपनी जीवन के आखिरी दिनों में इंदिरा गांधी के पास दो सबसे बड़ी समस्याएं थी। एक समस्या थी असम की और एक समस्या थी पंजाब की, और इन दोनों ही समस्याओं को इंदिरा गांधी सॉल्व नहीं कर पाई थी। इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी की हत्या की गई। उनकी हत्या के बाद एक जो लहर चलती है वो लहर आई और राजीव गांधी की सरकार बनी 411 सीटों के साथ। लोकसभा में 411 सीटें उस समय राजीव गांधी को मिली थी, जो आज तक किसी को नहीं मिली। तो उसके बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके मन में ये सपना था कि जो मेरी माँ का अधूरा काम था, असम की समस्या को सॉल्व करना और पंजाब की समस्या को सॉल्व करना, सबसे पहले मैं इसी पे काम करूँगा। और उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया असम के ऊपर कि जो असम के लोगों की मांग है कि जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर ना आए और जो लोग आ गए हैं उनको यहाँ से भेज दिया जाए, इस पे मैं सबसे पहले काम करता हूँ। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए 1985 में असम एकॉर्ड साइन किया गया, असम समझौता। 1985 में ये समझौता साइन किया गया केंद्र सरकार, असम सरकार और जो असम के आंदोलनकारी थे उनके बीच। और ये जो समझौता था उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग असम में आ गए उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, और 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग असम में आए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अगले 10 सालों तक उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि वो विधानसभा या लोकसभा के किसी इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते हैं। 10 सालों के बाद उनको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये मेन चीज़ें थी जो कि असम एकॉर्ड की थी। अच्छा, ये असम एकॉर्ड साइन हुआ, उसके बाद असम में चीज़ें इंप्रूव होना चालू हुई और उसके बाद से फिर असम में इतना ज़्यादा नागरिकता को लेकर विरोध नहीं रहा, तो ये चीज़ें वहाँ पर सेटल हो गई। इसके बाद आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986, 1986। तो अभी जो 2019 में आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये काफी बाद में है। इसके पहले भी अब तक सिटीजनशिप एक्ट 1955 को 9 बार अमेंड किया जा चुका है, 9 बार उसमें चेंजेस किए जा चुके हैं। तो उसी के क्रम में 1986 में ये पहली बार इसमें चेंजेस हुए सिटीजनशिप एक्ट में। तो सिटीजनशिप एक्ट में जब 1986 में चेंजेज हुए तो इसमें क्या किया गया, एक सेक्शन 6A को इंसर्ट करवाया गया और सेक्शन 6A में ये जो असम एकॉर्ड था, जो असम समझौता था, इसकी जो शर्तें थी वो सिटीजनशिप एक्ट में इंक्लूड कर दी गई कि भाई असम में जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले आए थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी और 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक जो लोग असम में आए हुए हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स 10 साल के बाद मिलेंगे। तो ये चीज़ें सिटीजनशिप एक्ट में इंक्लूड कर ली गई। तो ये अमेंडमेंट था सिटीजनशिप एक्ट का, CAA 1986 में आपको बता रहा हूं। इसके बाद अगला CAA आया 1987 में, और विश्वास मानिए जितना बवाल CAA 2019 में हुआ है उससे ज़्यादा बवाल CAA 1987 में हुआ था। तो ऐसे क्या प्रोविजन थे CAA 1987 के? तो होता क्या था कि 1947 से लेकर के 1987 तक जो लोग भारत में जन्मे हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है, उनको बाई बर्थ भारत की नागरिकता दी जाती थी। लेकिन जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1987 आया, इसमें चेंजेस कर दिए गए। उसमें क्या बोला गया कि अगर किसी का जन्म भारत में होता है, उसके माता पिता दोनों या माता और पिता में से एक
कम से कम भारत का नागरिक है, तभी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, अदरवाइज उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो जब ये चेंजेज हुए थे तो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आंदोलन हुए थे, क्योंकि जो लोग भारत के नागरिक नहीं थे, जो एक तरीके से इलीगली यहाँ पर रह रहे थे, उनके बच्चों को ये अब भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी तो बौखलाए, यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है, तो ये CAA 1987 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद अगला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट एक्ट था। इसमें क्या था कि जो ओरिजिनल एक्ट था, जो मैंने आपको बाई डिसेंट बताया था, उसमें बाई डिसेंट केवल फादर का माना जा रहा था कि यदि आपके जो पिता का परिवार है वो भारत का नागरिक है तो वहाँ से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर यदि आपके पिता भारत के नागरिक है तो बाई डिसेंट आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन 1992 का जो एक्ट था उसमें माता और पिता दोनों को ही इंक्लूड किया गया। ये अमेंडमेंट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कि क्योंकि माता और पिता दोनों ही बराबर है, तो यदि आपके माता या पिता दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक है और वो चाहता है कि भारत का नागरिक था और अभी वो NRI बन चुका है, किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन वो चाहता है कि बच्चा भारत का नागरिक बने, तो जो अधिकार पिता के पास थे वो अधिकार माता के पास भी रहना चाहिए था। तो 1992 में जो संशोधन किया गया वो संशोधन बहुत अच्छा था। अच्छा, 1992 से लेकर के और 1998 तक बहुत ज़्यादा चेंजेस नागरिकता के कानून में नहीं आए। 1992 से लेकर 98 में आई NDA की गवर्नमेंट। 1996 में भी आ गई थी NDA की गवर्नमेंट, लेकिन तब हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ नहीं है। 1998 में फिर से NDA की गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, बीजेपी का क्या है कि नागरिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी और NDA का हमेशा एक कड़ा रुख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि भारत एक देश है, धर्मशाला नहीं, कि कोई भी मुंह उठाए और भारत में रहने चला है और हम उसका स्वागत करें, ऐसा नहीं होगा। ये एक देश है, इसको देश की तरह ही रखेंगे, धर्मशाला की तरह नहीं रखेंगे। ये बीजेपी का इंस्टांस बहुत शुरुआत से ही रहा है, जब से बीजेपी की पार्टी बनी है और बीजेपी की सरकारें आना चालू हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किए। अब सिटीजनशिप को लेकर के मैं आपको 2-3 एक्ट्स बताता हूं। एक एक्ट है पासपोर्ट एक्ट 1920। पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत यदि आप भारत में पासपोर्ट और वीजा के साथ रह रहे हैं तो आपको प्रॉपर लीगल पासपोर्ट और वीजा के साथ ही भारत में एंट्री मिलेगी। यदि आपके पास लीगल पासपोर्ट या वीजा नहीं है तो पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत आपको सजा मिलेगी। और ये सजा उस समय थी, सन 2000 की बात मैं कर रहा हूं, उस समय तक ये सजा 3 महीने की थी। सन 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया और इस सजा के प्राविधान को 3 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। यानी कि अब आप 2000 के बाद यदि आप भारत में इलीगल पासपोर्ट और वीजा के साथ रह रहे हैं तो आपको 5 साल तक के कठोर कारावास की सजा मिल सकती है। दूसरा एक्ट है फॉरेनर एक्ट। फॉरेनर एक्ट 1986। फॉरेनर एक्ट 1986 ये कहता है कि यदि आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत के नागरिक नहीं हैं और आप पासपोर्ट और वीजा के आधार पर भारत में रह रहे हैं, और कोई ये कह देता है कि आप जो है भारत में इलीगली रह रहे हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं, तो ये साबित करना कि आप लीगली रह रहे हैं या आप भारत के नागरिक हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये कहता है फॉरेनर एक्ट 1946। और यदि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं तो आपको सजा मिलती है। तो 2004 में इस कानून को अमेंड किया गया, इसमें चेंजेस किए गए। 2004 तक इस कानून के तहत जो सजा थी वो मैक्सिमम 6 महीने की थी, इसको बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया 2004 में चेंज करके। ये इस काम भी किसने किया? वाजपेयी गवर्नमेंट ने किया। और इसी समय वाजपेयी गवर्नमेंट अगला CAA भी लेके आई, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आई 2003 में। CAA 2003, जिसको नोटिफाई किया गया 2004 में, यानी कि 2004 में वो लागू हुई। और इस अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनके बच्चों को हम भारत की नागरिकता नहीं देंगे। यानी जैसे 1947 से 1987 मैंने आपको बताया कि माता पिता में से किसी एक का, कम से कम किसी एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी उस बच्चे को बाई बर्थ भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो CAA 2003 में आया उसमें यह कहा गया कि जो माता पिता हैं उनमें से अगर एक भारत का नागरिक है और दूसरा अगर इलीगल इमिग्रेंट है, यानी इलीगली भारत में आया है और वहां से बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसको हम भारत की नागरिकता नहीं देंगे। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत की नागरिकता नहीं देंगे, पहला ये आया। और दूसरा, इस CAA 2003 में इलीगल इमिग्रेंट्स को पहली बार डिफाइन किया गया कि कौन कौन इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। उस समय भारत के गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी जी। सिटीजनशिप जो पूरा मामला है ये गृह मंत्रालय का है, होम मिनिस्ट्री का है। जैसे अभी इसको अमित शाह जी डील कर रहे हैं, उस समय इस चीज को डील कर रहे थे हमारे आडवाणी जी। तो जब लोकसभा में CAA 2003 के ऊपर बहस हो रही थी, राज्यसभा में माफ कीजिएगा, तो उस बहस के दौरान जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला था आडवाणी जी से कि आडवाणी जी, जो हमारे पड़ोसी देशों के रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं
उनके अधिकारों के बारे में भी कुछ सोचिए। उनके ऊपर वहाँ बड़ा शोषण हो रहा है, तो जरा उनके अधिकारों के बारे में भी सोचिए। तो जिस पर आडवाणी जी ने कहा था कि ठीक है, हम इसके ऊपर विचार करेंगे, जब हमारी अगली सरकार आएगी तो हम उनको यहाँ पर रिफ्यूज देंगे, उनको यहाँ पर शरण देंगे और उनके सिटीजनशिप के बारे में भी कुछ सोचेंगे। ये बात संसद में मनमोहन सिंह और लालकृष्ण आडवाणी के बीच हुई थी। आज कांग्रेस सीएए 2019 का विरोध कर रही है, लेकिन 2003 में संसद में ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आडवाणी जी को कही थी। अच्छा, 2004 में एनडीए की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही और यूपीए की गवर्नमेंट में नागरिकता के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई, लेकिन ये समस्या बढ़ती रही। 2014 में फिर से जनरल इलेक्शन होने थे लोकसभा के, और उस इलेक्शन में जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो डाला था, उस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये बात एकदम क्लियर शब्दों में कही थी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम उनको भारत से भगा के रहेंगे। यानी जिनको कि बीजेपी घुसपैठिए कहती है कि घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। ये बात बीजेपी ने ऑफिशियली अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी। लेकिन उसमें यह बात भी कही गई थी कि जो हमारे पड़ोसी देशों के रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, यानी जो धर्म के आधार पर वहां पर अल्पसंख्यक हैं और उनका धर्म के आधार पर शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों की भी हम रक्षा करेंगे। ये 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड था। 2014 के इलेक्शन हुए, आप सभी को पता है, बीजेपी बम्पर वोटों से जीती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। जब बीजेपी की सरकार बन गई तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हमारे पड़ोसी देशों के हैं जो भारत में रह रहे थे, उनके कुछ लोग बीजेपी के लोगों से मिले और उनसे बोला, साहब आप कह रहे थे कि आप हमारे अधिकारों की कुछ बातें करेंगे, तो हमको सम्मान के साथ जीने का कुछ अधिकार दीजिए और हमारे अधिकारों की भी रक्षा कीजिए। बीजेपी ने कहा ठीक है भैया, करते हैं, कुछ प्रबंध करते हैं। साल आता है 2015 का, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के बनने के 1 साल के बाद ही, और 1 साल के बाद ही बीजेपी ने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। सबसे पहले बीजेपी ने क्या किया, अभी जो मैंने आपको 2 एक्ट बताए थे, पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर एक्ट 1986, जिसमें कि 5 साल से लेकर के 8 साल की सजा हो सकती है। सबसे पहले बीजेपी ने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन दे करके इन दोनों एक्ट्स के रूल्स को चेंज कर दिया और ये बोला कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं हमारे पड़ोसी देशों की, उनको पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर एक्ट 1986 के तहत कोई सजा नहीं मिलेगी। तो सजा से उनको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया कि अगर वो इलीगली भारत में रह रहे हैं तो उनको सजा नहीं मिलेगी। सबसे पहला काम ये किया। अच्छा, अब यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी और जो पड़ोसी देश है उनको भी बीजेपी ने एकदम डिफाइन कर दिया। रिलीजियस माइनॉरिटीज में बीजेपी ने 6 धर्म को रखा। 6 धर्म कौन कौन से? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, ये 6 धर्म के लोग, और 3 देश रखे। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 6 धर्म के लोग अगर इन 3 देशों से हैं और वो भारत में रह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर उनके देश में उनका शोषण हो रहा था, तो उनको पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर एक्ट के तहत कोई सजा नहीं मिलेगी। बीजेपी ने सबसे पहला ये काम किया। साल आता है 2016, असम में चुनाव होते हैं विधानसभा के और बीजेपी वहां पर जीत जाती है। सदानंद सोनोवाल वहां के बन जाते हैं मुख्यमंत्री। अब बीजेपी के लिए असम में भी चेंजेस करना नागरिकता को लेकर के थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि सरकार अपनी हो जाती है। और 2016 में ही बीजेपी लेके आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बिल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये संसद में पास नहीं हो पाया था, एक्ट नहीं हो पाया था। तो ये जो सीएबी है ये सीएए नहीं बन पाया था। सीएबी लेके आती है। इस सीएबी में इस सीएबी के जो मेन प्रोविजंस थे वो यही थे कि जो ये 6 धर्म हैं जो मैंने अभी आपको बताए, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, इन 6 धर्मों के लोग यदि इन 3 देशों से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और वो भारत में इलीगली रह रहे हैं, तो उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे और उनको नागरिकता देने में, भारत की नागरिकता देने में कई तरीके की छूट दी जाएगी। सबसे पहला ये प्रोविजन था सीएबी का। अच्छा, जब ये आया लोकसभा में पारित, लोकसभा में आया ये बिल, लोकसभा में आने के बाद इसको लोकसभा की जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस बिल को भेज दिया गया। 2016 से लेकर के 2019 तक जेपीसी में इस बिल के एक एक प्रोविजन के ऊपर बहस हुई। जेपीसी में हर पार्टी के कुछ कुछ मेंबर होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो होती है वो जो पार्टी सत्ता में उसी की रहती है। तो यहां पर मेजोरिटी बीजेपी की ही थी। तो जैसा ये बिल आया था वैसा ही बिल ये 8 जनवरी 2019 को प्रस्तुत कर दिया गया लोकसभा में। अच्छा, जब ये जेपीसी में ये बिल डिस्कस हो रहा था उस समय बहुत सारे संविधान के जो विशेषज्ञ थे उनको जेपीसी ने बुलाया था और उनसे कंसल्ट किया था इसके एक एक प्रोविजन के ऊपर कि ये जो बिल है ये लीगली साउंड है कि नहीं है, यानी कि वैधानिक रूप से इस बिल को लाया जा सकता है, पास करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता है। संविधान के जिन एक्सपर्ट से कंसल्ट किया गया उन्हीं में से एक एक्सपर्ट थे सुभाष कश्यप। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। सुभाष कश्यप जी ने उस समय जेपीसी को सुझाव दिया था, देखिए ये एक्ट अच्छा है, इसको लाने की जो मंशा है वो अच्छी है, बस इसमें एक चेंज कर दिया जाए। चेंज क्या कर दिया जाए कि जो जिन रिलीजन्स के नाम इस एक्ट में लिखे जा रहे हैं, जिन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के नाम इस एक्ट में लिखे जा रहे हैं, जिन 6 धर्मों के नाम, उन धर्मों को यहाँ पर ना लिखा जाए, ताकि जो हमारे
संविधान में एक सेक्युलरिज्म की भावना है, उसको कोई ठेस ना पहुंचे। सुभाष कश्यप जी ने ये एक सुझाव दिया था। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाषा ही होती है। अगर आपकी भाषा ठीक है तो ये जो समस्याएं हैं, आधी से अधिक समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है, कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक राजा थे, राजा जी के पास एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी ने राजा का हाथ देखा। हाथ देखने के बाद ज्योतिषी ने बोला कि राजा, आपकी आंखों के सामने आपके परिवार का एक एक आदमी मर जाएगा। ये सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ज्योतिषी को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने एक दूसरे ज्योतिषी को बुलाया। दूसरे ज्योतिषी ने भी राजा का हाथ देखा और हाथ देखने के बाद उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करी कि महाराज, आप अपने परिजनों की अपेक्षा दीर्घायु होंगे। सेम बातें हैं, दोनों ही ज्योतिषिनियों ने सेम बात बोली, लेकिन उसकी भाषा गलत थी, राजा ने उसको जेल में डाल दिया। इसकी भाषा अच्छी थी, इसको राजा ने पुरस्कार दिया। तो यहां पर भी बात भाषा की ही थी। तो जो CAB आई 2016 में, इसमें जो ये 6 धर्मों के और 3 देशों के नाम थे, तो एक्सपर्ट्स ने सरकार को ये सलाह दी कि आप इन धर्मों के नाम मत रखिए, आप केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज लिख दीजिए। इसके बाद जब आप इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स निकालेंगे, उन रूल्स में आप 6 धर्मों के नाम बेसिक लिख दीजिएगा, लेकिन एक्ट में मत लिखिए। ये जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने सरकार को सलाह दी, लेकिन सरकार ने एक्सपर्ट्स की ये सलाह नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, हम एक्ट में ही, सरकार ने जिद पकड़ ली, हम एक्ट में ही इन धर्मों के नाम लिखेंगे, क्योंकि हमारी नीयत और मंशा साफ है कि यही 6 धर्म के लोग हैं जो कि इन 3 देशों में माइनॉरिटीज की तरह रह रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोषण हो रहा है। तो सरकार ने एक्सपर्ट्स की ये बात नहीं मानी और ओरिजिनली एक तरीके से जैसा CAB आया था 2016 में, उसी एग्जैक्ट फॉर्म में 8 जनवरी 2019 को ये लोकसभा में पारित कर दिया गया। लोकसभा में जब ये पारित कर दिया गया तो बहुत हंगामा हुआ, पूरे देश में इसका बहुत विरोध हुआ। और इस समय जो विरोध का सेंटर था वो था नॉर्थ ईस्ट। यदि आप उस समय न्यूज़ को खंगालेंगे, देखेंगे, तो आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत हिंसाएं हुई। CAB के खिलाफ, CAA के खिलाफ लोगों ने बहुत इसका विरोध किया। दिल्ली में भी विरोध हुआ, बहुत इसका विरोध हुआ। अच्छा, लोकसभा में ये कानून पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये कानून पास नहीं हो पाया था और 2019 में ही चुनाव होने थे। चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया, राज्यसभा में ये CAB पास नहीं हो पाया। तो क्योंकि जब चुनावी साल होते हैं और कोई बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा होता है, लोकसभा से केवल पास हुआ रहता है, तो वो बिल लैप्स हो जाता है। तो जब चुनाव हुए तो ये CAB लैप्स हो गया। अच्छा, 2019 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से NDA की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई और बीजेपी बहुत दृढ़ संकल्पित थी कि हमको CAA को लेकर ही आना है। दिसंबर में फिर से बीजेपी CAB को लेकर आई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अभी मैं इसको CAB इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक ये लोकसभा में पास नहीं हुई थी। जब अब इस बार CAB में बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए और बड़े स्मार्ट मूव लिए। सबसे पहले क्या किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो जो 6 धर्म और 3 देश थे वो सारी बातें वैसे ही रही, एग्जैक्टली सेम। लेकिन इस बार के CAB में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये इंक्लूड कर दिया कि भारतीय संविधान में जो एरियाज 6th शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं और जहां पर इनर लाइन परमिट चलती है वहां पर ये बिल इफेक्टिव नहीं होगा। अब 6th शेड्यूल और ILP यानी इनर लाइन परमिट वाले कौन से एरियाज हैं? असम के एरियाज और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज। तो इस वजह से यदि आप जो ये CAB 2019 के दिसंबर में आई थी, इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और इस समय के समाचारों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार नॉर्थ ईस्ट में इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि असम के लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किसी धर्म या उससे मतलब नहीं था। उनको क्या था कि जो हमारा एरिया है, जो असम है, वो असमीज का है और वहां पर असम के लोग ही रहने चाहिए, वहां पर बाहर का लोग नहीं आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो सरकार ने स्मार्टली प्ले किया और 6th शेड्यूल वाले एरियाज को और इनर लाइन परमिट वाले एरियाज को इस एक्ट से इस बार एक्सक्लूड कर दिया। ये एक्ट यहां पर लागू नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ। अच्छा, दिसंबर में ये एक्ट लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हो गया और 15 दिसंबर 2019 को जो उस समय हमारे राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने साइन कर दिया और CAB बन गया CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट का भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ। 15 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया। उसके अगले ही दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध करना चालू कर दिया, जामिया इस्लामिया में विरोध करना चालू कर दिया और इस बार जो विरोध का मेन सेंटर बना वो बना दिल्ली। आपको याद होगा शाहीन बाग में महिलाएं इकट्ठा हो गई थी, रोड ब्लॉक कर दिया था और वहां से फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध होना चालू हुआ था। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी बगैर कुछ जाने सुने इसका विरोध करना चालू कर दिया। अच्छा, 2020 का शुरुआत हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया और उस लॉकडाउन के चलते जो शाहीन बाग में महिलाएं इकट्ठी थी, जो आंदोलनकारी इकट्ठे थे, उन सबको गवर्नमेंट ने, सरकार ने जबरदस्ती वहां से हटाया ताकि कोविड ना फैले। अच्छा, ये आंदोलन फिर धीरे धीरे शांत हुआ। सरकार इसको एक्ट बना चुकी थी लेकिन इसको
लागू करने के लिए जो रूल्स होते हैं, किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए सरकार कुछ रूल्स लेके आती है, वो रूल्स सरकार अभी तक नहीं लेके आई थी। 11 मार्च 2024 को सरकार ये रूल्स भी लेकर चली आई, यानी 11 मार्च 2024 अभी से CAA पूरे देश में लागू हो गया। अब इसके रूल्स में क्या है कि ये जो 6 धर्म हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, और अगर वो 3 देशों के हैं, कौन कौन से देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और रिलीजियस परसिक्यूशन यानी कि धर्म के आधार पर उनका शोषण हुआ है अपने देशों में और इसलिए वो भारत में भागकर चले आए हैं, तो भारत सरकार उनको नागरिकता देने में नरमी बरतेगी, यानी कि उनकी एप्लीकेशन को इजीली दे सकती है। अब ये जो रूल्स आए हैं, उन रूल्स के मुताबिक मैंने आपको क्या बताया था, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें जो चौथा आधार है सिटीजनशिप लेने का, वो है नेचुरलाइजेशन, और ये जो CAA 2019 है, उसने इसी नेचुरलाइजेशन को क्या किया है? अमेंड किया है। वहां पर मैंने आपको बताया था 11+1 का रूल चलता है, यानी कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसके पिछले 1 साल में आप भारत में रहे हो और पिछले 14 सालों में आप 11 साल भारत में रहे हो। इस रूल को यहाँ पर रिलैक्स कर दिया गया। क्या कहा गया? ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इन 3 देशों की, उनके लिए 5+1 रूल होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने से 1 साल पहले तक वो भारत में रहे हो और पिछले 14 सालों में मात्र 5 वर्ष वो भारत में रहे हो। और CAA 2019 की कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 से तक वो भारत में आ गए हों और तब से वो भारत में रह रहे हों, तभी उनको भारत की नागरिकता इसके आधार पर मिल सकती है। दूसरे रूल्स क्या हैं कि जो 6th शेड्यूल और इनर लाइन परमिट वाले एरियाज है, वहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशन है सिटीजनशिप प्राप्त करने की, इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट दी हुई है कि इस वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन के साथ वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? पहले शर्तें क्या हैं कि आप इन 6 धर्मों के हो। ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जो ये सर्टिफाई करे कि आप इन 6 धर्मों से बिलोंग करते हो। दूसरा कि आप इन 3 देशों के हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो ये सर्टिफाई करना चाहिए कि आप इन्हीं 3 देशों में से एक के हो। और तीसरी शर्त क्या है कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हो। तो जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो ये होना चाहिए जो ये दिखा दे कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे। अब ये डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी सीरीज इसके रूल्स में दी हुई है कि बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से के द्वारा इशू किया गया कोई ID कार्ड, बच्चों के स्कूल की फीस, किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इन 3 चीज़ों को प्रूफ कर दे रहा है तो इसके आधार पर आप वेबसाइट के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in ये एक वेबसाइट है, स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग भारत की सिटीजनशिप के लिए, भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब उन्होंने एक बार अप्लाई कर दिया तो केंद्र सरकार ने इसमें 2 समितियाँ बनाई हुई हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है और एक एमिनेंस कमेटी है। तो ये पहला एप्लीकेशन जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उसको पूरा रिव्यू करती है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से वो पास हो जाता है तो वो एप्लीकेशन जाती है एमिनेंस कमेटी के पास। एमिनेंस कमेटी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके साथ मिलकर के आपके एप्लीकेशन की, जो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इनकी एप्लीकेशन की जांच करती हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो नहीं है, आदमी अच्छा है, ठीक है। अगर वहाँ से भी पूरी क्लियरेंस मिल जाती है तब आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, कुछ जैसे आपने न्यूज़ सुना होगा कि केरला ने कहा कि हम इस एक्ट को केरल में लागू नहीं करेंगे। तमिलनाडु में मांग हो रही है, वो एक्टर एक हैं विजय, उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि तमिलनाडु में भी इसको लागू ना करें। तो भैया मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो सिटीजनशिप है वो केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। भारतीय संविधान की धारा 11 कहती है कि सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी कानून या कोई भी रूल केवल भारत सरकार ला सकती है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। तो अगर एक्ट पास हो गया और केंद्र सरकार कह रही है कि लागू होगा पूरे देश में, तो आपको लागू करना ही पड़ेगा। राज्य सरकार इसमें अपना अधिकार नहीं ला सकती, अपना अधिकार क्षेत्र नहीं ला सकती। तो इस तरीके से ये पूरा CAA 2019 का मैंने आपको पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया और इसके क्या क्या रूल्स हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अभी इसकी लीगैलिटी चेक नहीं हुई है। सिटीजनशिप एक्ट 2019 को लेकर लगभग 200 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन 200 केसेस को किस किसने किया? एक तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो हैदराबाद वाले अपने सांसद जी हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने किया है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इन सब ने मिलकर के लगभग 200 केसेज सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट जा चुके हैं। अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो और ये जो केसेज हैं इनका बेसिस इन्होंने ये बताया है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहती है कि ये धर्म के आधार पर लोगों को नागरिकता देगी। तो धर्म के आधार पर नागरिकता देने का मतलब है कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी कहता है उसकी अवहेलना है। तो एक तो आधार ये है। दूसरा आधार इन्होंने कहा है कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, जो उसकी जो धारा है 6A, जो कि मैंने आपको बताया था असम अकॉर्ड के बाद इंसर्ट करवाई गई थी, ये 6A का भी वायोलेशन है। क्यों? क्योंकि 6A में जो सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट है वो है 25 मार्च
1971 और इसमें सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। तो ये कुछ आधार हैं जिसके आधार पर ये लोग इसको लीगली चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना यह है सुप्रीम कोर्ट कितना इनकी बात मानती है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम कोई राइट टू इक्वलिटी को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक लॉजिकल डिसीजन है कि इन 3 देशों में ये रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और इनके ऊपर शोषण हो रहा है, इस वजह से हम इनको दे रहे हैं, ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी चीज नहीं है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसकी लीगैलिटी कितनी कैसे चेक होती है और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में अपना क्या वर्डिक्ट देता है, ये भविष्य के गर्भ में है। तो सीए 2019 को से भारतीयों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा है कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं मुस्लिमों को परेशानी हो जाएगी, भैया कोई परेशानी नहीं होगी, मुस्लिमों को कुछ परेशानी नहीं है, बल्कि सही है कि जिन लोगों को शोषण हो रहा था उनको एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, तो सब कुछ अच्छा है। इसके बारे में अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, प्रयास करेंगे आपको उसका जवाब देने का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।